Hello students. In this video we are going to talk about the Shehnai of Bismillah Khan. So first of all let's see the introduction of this person. Who is the Bismillah Khan? तो बिस्मिल्लाह खान ऐसी पर्सनालिटी है जब हमें देश में आज़ादी मिली थी सन 1947 15 अगस्त को, उस वक्त जब जवाहरलाल नेहरू जो हमारे क्या थे प्राइम मिनिस्टर थे, जब रेड फोर्ट पे स्पीच देने वाले थे, वो स्पीच देने से पहले जो इंसान ने शहनाई बजाई थी वो इंसान का नाम क्या था? जो हमारा लेसन का टाइटल है बिस्मिल्लाह खान। ही इज़ अ लेजेंड इन द शहनाई। वो शहनाई उस तरह बजाते थे कि लोग ऐसे पागल हो जाते थे। और सोचो कि आज़ाद हमारा देश हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर स्पीच देने जा रहे हैं और स्पीच देने से पहले इनको मौका मिला था शहनाई बजाने वाला, और यही वो पर्सन है जिन्होंने उस वक्त शहनाई बजाई थी। और ये स्टोरी भी इंस्पिरेशन स्टोरी है, जैसे हमने अगले वीडियो में देखा था। वो स्टोरी किसके बारे थे? एवलाइन ग्लैनी के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं द शहनाई किंग ऑफ बिस्मिल्लाह खान। जो शहनाई के किंग ऑफ किंग हैं जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खान के बारे में हम आज पढ़ने वाले थे। हमने देखा एवलाइन ग्लैनी जो बाहर के देश थी, और आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि अपने देश में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, और उन्हीं में से एक है बिस्मिल्लाह खान। सो लेट्स बिगिन आवर लेसन विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। तो हियर वी गो। Think of the Shehnai and the first things you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would be probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro playing this instrument. अब यहाँ पे देखो, जब भी हम शहनाई की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आती है कि जो शादियाँ होती है उसमें शहनाई बजाई जाती है, या फिर वैसा ही कोई स्पेशल फंक्शन होता है तब भी शहनाई का यूज़ किया जाता है। शहनाई ज़्यादातर हम साउथ इंडिया में ज़्यादा सुन सकते हैं, हमने गुजरात में कम सुनाई देता है, बट उस तरफ बहुत ही ज़्यादा उसका यूज़ होता है। उसके अलावा जब भी शहनाई का नाम होता है तभी हमें सिर्फ एक ही नाम याद आता है, जिसका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ही इज़ अ लेजेंडरी शहनाई प्लेयर। ही इज़ अ मास्टर ऑफ प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और आज उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो आप रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं फिर। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. तो यहाँ पे एम्परर औरंगजेब की बात की गई है। ये उस वक्त की बात है जब ब्रिटिशर के पहले हमारे जो इंडिया है उस पे मुगलों का राज हुआ करता था। और उस वक्त क्या हुआ था, जो औरंगजेब था उन्होंने अपने जो रेसिडेंट होता है, रॉयल रेसिडेंसी जिसको हम महल भी कह सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजाने पर बैन कर दिया था। क्यों बजाने पर बैन कर दिया था? बिकॉज इट हैड अ स्ट्रिल अनप्लीजेंट साउंड। उसका जो साउंड था वो हाई पिच्ड था और उतना ज़्यादा मधुर आवाज़ था नहीं, इसीलिए उन्होंने ऐसी फरमान दे दिया कि आज के बाद हमारे जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ पे कोई भी पुंगी बजाएगा नहीं, वहाँ पे बैन कर दिया। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। पुंगी बिकम मतलब पुंगी जेनरिक नेम है, जो भी इंस्ट्रूमेंट हो जाए जो हवा के जरिए हम बजाते हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट एंड द क्लैरिनेट etc, मतलब कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम हवा की मदद से ऐसे ब्लो करते हैं और वहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका जो क्लास ऑफ ग्रुप है, उसका जो कॉमन नेम है उसे हम कहते हैं पुंगी कहते हैं। फ्यू हैड थॉट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव्ड। कई सारे लोगों को सोचना था कि भले आज बैन हो गया, बट एक ऐसा टाइम आएगा जब ये फिर से क्या होगा, जिंदा होगा, फिर से उसकी जो पहले जैसी रौनक है वो फिर से आएगी। तो क्या होता है आगे देखते हैं। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। अब यहाँ पे जो बार्बर है वो क्या है? प्रोफेशनल म्यूजिशियन है,
मतलब कि उसकी जो फैमिली है वो क्या है, प्रोफेशनल म्यूजिशियन से बिलोंग करती है और उनके पास एक्सेस है रॉयल पैलेस का, राजा के महल में जाने का उनके पास एक्सेस है, क्योंकि वे क्या है, प्रोफेशनल म्यूजिशियन है। तो ऑब्वियसली पहले के राजा क्या करते थे, उनके म्यूजिक को बड़ा शौक था, तो अपने राज दरबार में बुलाते थे और म्यूजिक सुनते रहते थे। तो बार्बन ने क्या सोचा कि चलो बैन कर दिया है, बट क्या करता है, इसकी टोन को हम इम्प्रूव करते हैं। जो पुंगी का टोन है वो बहुत ही हाई पिच्ड था, तो उतना ज़्यादा मेलोडियस था नहीं। तो उसने सोचा कि चलो इसको हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी हम बेटर करते हैं। तो ही चोज अ पाइप विथ अ न्यूट्रल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। इसने क्या किया, एक पाइप लिया बड़ा सा, जो बड़ा सा लंबा भी था और ब्रॉडर भी था। तो प्रॉपर पाइप लिया उसने और उसके बाद उसने क्या किया, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप। उसने 7 होल कर दिया उसकी बॉडी पे। जैसे आपने फ्लूट देखा है, नॉर्मल फ्लूट देखे होंगे, वो उसमें देखा है आपने कई बार, बहुत सारे हॉल्स होते हैं। तो शहनाई में इसने क्या किया, बहुत ही ब्रॉड और लॉन्ग उसने पाइप ली। पाइप मीन्स वो लकड़ी के लिए, ओके, आयरन की या प्लास्टिक की उस वक्त अवेलेबल थी नहीं और उसमें बचेगा भी नहीं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, वुडन। तो 7 हॉल्स कर दिया उसने। उसके बाद क्या होगा, व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस। अब हुआ क्या, जैसे उसने स्टार्ट किया बजाना तो 2 हॉल्स बंद रखता था, 4 ओपन रखता था, ऐसे एक के बाद एक बंद ओपन क्लोज करके जब भी वो ब्लो करता था अपनी जो एयर है वो शहनाई के अंदर, तो अलग अलग जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो रही थी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। रॉयल्टी मीन्स जो रॉयल कोर्ट होता है, उसने ये जो इंस्ट्रूमेंट है, पहले तो उसका नाम शहनाई दिया नहीं था क्योंकि इट इज अ जेनरिक नेम ऑफ पुंगी। पुंगी का जो जनरल नेम होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो हवा के जरिए हम बजाते हैं ब्लो करके, उसे हम पुंगी कहते हैं। तो उस वक्त तो ये पुंगी का एक वर्जन ही था। तो क्या हुआ, जब उसने ये जो शहनाई है, अभी तो शहनाई नहीं कह सकते, बट ये जो इंस्ट्रूमेंट है जब उसने बजाया रॉयल कोर्ट के सामने, तो एवरीवन वाज इम्प्रेस। सब लोग क्या हो गए, इम्प्रेस हो गए कि क्या आवाज़ है। द इंस्ट्रूमेंट शो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबको लग रहा था कि पुंगी से डिफरेंट है और उसका साउंड भी बहुत ही मस्त आ रहा है, तो इसका हम अलग नाम रखते हैं। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्ले इन द शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। अब स्टोरी ऐसे बरसों से चली आ रही है कि इसका नाम कैसे शहनाई हुआ। तो ऐसी स्टोरी है कि ये जो सबसे पहले ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बजाया गया था शाह चैम्बर, मतलब कि मुगल राजाओं का शाह कहा जाता। तो शाह के चैम्बर में जब इसको बजाया गया था, और वो बजाने वाला जो पर्सन था वो था नाई, जिसे हम बार्बर कहते हैं। तो शाह और नाई इसका मिक्सचर करके इन्होंने क्या नाम रख दिया, शहनाई रख दिया। तो इस तरह ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था इसका नाम क्या हुआ, शहनाई, जिसके अंदर शाह भी है और प्लस नाई भी है। तो इसी तरह हमें पता चला शहनाई कैसे उसका इन्वेंशन हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि और क्या होता है हमारे ये चैप्टर के अंदर। द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and it an indispensable components of any North Indian wedding। अब यहाँ पे देखो, ये जो शहनाई है इसका जो साउंड है उसे कैसा माना जाता है, ऑस्पिशियस मीन्स प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, जो हमारे गुड फॉर्चून को ब्रिंग करता है, वैसा साउंड उसको माना जाता है। इट इज़ अ इंडिकेट फॉर अ गुडनेस, तो वो साउंड को माना जाता है। इसी वजह से ये जो शहनाई है वो आज भी टेम्पल्स में उसको क्या करा जाता है, बजाया जाता है। उसके अलावा इंडिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कांट बी डन, मतलब कि नॉर्थ इंडियन में जब भी शादियाँ होती हैं, वो शादियों में अगर शहनाई नहीं बजती मतलब कि वो शादी नहीं। शादी मतलब शहनाई वहाँ बजेगी मतलब बजेगी, उसके बिना वहाँ पे शादी पॉसिबल है ही नहीं। तो इतना ज़्यादा वहाँ पे आज भी इसका क्रेज़ है। In the past, the Shahnai was part of Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts।
अब देखो ये जो शहनाई ये पार्ट हुआ करता था नौबत। नौबत इट इज़ अ उर्दू वर्ड, ये जो वर्ड है वो क्या है, उर्दू वर्ड। इसे कहा जाता है ट्रेडिशनल असेंबल, मतलब कि जो रॉयल कोर्ट्स होता है, राजा का महल होता है, उसमें 9 इंस्ट्रूमेंटल होते हैं और वो जो ग्रुप होता है वो ग्रुप इंस्ट्रूमेंट बजाता है, और वहीं 9 इंस्ट्रूमेंट में एक पार्ट था उसमें शहनाई का भी उसमें पार्ट था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन द टेम्पल्स एंड वेडिंग। अब देखो अभी तक तो इसको यूज किया जा रहा था सिर्फ टेम्पल और शादियों में यूज किया जाता है, और सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में इसका ज्यादा यूज हुआ करता था शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोएज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ टेम्पल और शादियों में बजाया जाता था, बट ये इंस्ट्रूमेंट को स्टेज एज ए परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म करता है ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, क्लासिकल म्यूजिक के साथ, जिसको ऊपर तक स्टेज पे लाने वाला एक ही पर्सन है, और इसका जो पूरा क्रेडिट है उसको जाता है लेजेंडरी प्लेयर ऑफ शहनाई जिसका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उन्होंने ये जो इंस्ट्रूमेंट है, और लोग जब ये इंस्ट्रूमेंट बजाते थे लोग पागल हो जाते, उनको सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था जब बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। फिर आगे देखते हैं पैरा नंबर 3। As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient estate of डुमराव in बिहार। अब देखो जब 5 साल के छोटे बच्चे थे तब बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ये तो आपको पता ही होगा, आउटडोर स्पॉट है गिल्ली डंडा, एक डंडा होता है, गिल्ली होती है, उसके साथ हम खेलते हैं, वो क्या होता है, गिल्ली डंडा। तो कहाँ खेलते थे, एक अब छोटा सा पॉन्ड हुआ करता था, वो जो पॉन्ड था वो कहाँ पे था, बहुत पुराना स्टेट था डुमराव, वहाँ पे, वो बिहार में आया हुआ है, वहाँ पे वो क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg and a prize given by the local महाराजा। अब देखो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो मुस्लिम थे, फिर भी देखो कि वो कहाँ जाते थे, बिहार जी टेम्पल में जाते थे, बिहारी जी टेम्पल में, और क्या गाना गाने जाते थे, चाइता। वो भोजपुरी लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, और वो चाइता गाने जाते थे। कितनी उम्र थी उनकी, 5 साल की उम्र थी। और चाइता गाने के बाद उसको रिवॉर्ड मिलता था, और रिवॉर्ड क्या था, बड़ा सा लड्डू था जिसका जो वेट था वो क्या था, 1.25 kg। सोचो कितना बड़ा लड्डू है। और ये जो लड्डू है वो उस एज ए रिवॉर्ड किसने दिया, वहाँ के जो लोकल महाराजा थे उन्होंने इसको ये बड़ा सा लड्डू दिया एज अ रिवॉर्ड, क्योंकि हमारे जो बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने एट द एज ऑफ 5 उन्होंने कौन सा सॉन्ग गाया, चाइता, और कहाँ पे, बिहारी जी टेम्पल में जाके। अब देखो दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। अब देखो जो 5 साल की उम्र ने उसने अर्न किया था एज अ रिवॉर्ड क्या, लड्डू, जिसका वेट था 1.25 kg, और वहां से लेके उनको भारत रत्न तक मिलने वाले सफर के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है भारत रत्न अवार्ड हमारे इंडिया में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सबसे टॉप पे अवार्ड मिलता है, वो कौन सा है, भारत रत्न अवार्ड है। ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया होता है, कुछ ऐसा जो नॉर्मल पब्लिक या जो कॉमन पीपल नहीं कर पाते, जो पूरे इंडिया को पूरे वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लोगों को दिया जाता है। उसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे भारत रत्न के बारे में, बट आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ अ हाईएस्ट अवार्ड इन आवर कंट्री, और ये हमारे बिस्मिल्लाह खान को मिला हुआ है। मतलब सोचो क्या टैलेंट होगा उनमें, शहनाई के दम पे बहुत कुछ हासिल किया है। तो चलिए अब स्टार्टिंग से उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं कि उनका जो बर्थ है वो कहाँ पे हुआ था, कौन सी फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpuri King's Court. अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे जो शहनाई किंग हैं
बिस्मिल्लाह खान, उनका जो बर्थ है वो कब हुआ था? 21 मार्च 1916 में। मतलब कि आज की बात करें तो आज से 103 ईयर्स पहले उनका बर्थ हुआ था। और इनकी जो फैमिली है वो क्या है? वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। उसके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो क्या थे? शहनाई नवाज थे, भोजपुरी वहाँ के राजा थे, वहाँ के कोर्ट में ये क्या थे? शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। तो यहाँ पे देखो उसकी जो पूरी फैमिली है, दे आर द मास्टर ऑफ शहनाई। और आपको पता ही है कि जैसे हमारे फादर होते हैं या ग्रैंडफादर होते हैं, उनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी उनके बच्चों में आती है, और वैसे ही क्वालिटी किसमें आई? बिस्मिल्लाह खान में। फिर देखते हैं द यंग बॉय टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। तो यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने बचपन से ही अपनी लाइफ में म्यूजिक का हिस्सा बना दिया, बचपन से ही उन्होंने सीखना स्टार्ट कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। अब क्या हुआ, जब वो 3 साल का था, बिस्मिल्लाह खान जब कितने साल के थे? 3 साल की उम्र उनकी एज थी, तब वो किसके घर गए थे? मैटरनल अंकल, जिसे आप मामा का घर कहते हो, उसकी मदर उनको वहाँ ले गई। और उनका जो हाउस था वो कहाँ पे था? बनारस पे था, जिसे आज की डेट में वाराणसी बोला जाता है। और उस वक्त हुआ क्या? बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, किसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुआ? जब उसके अंकल प्रैक्टिस कर रहे थे शहनाई की, तो उसको बहुत ही ज्यादा मतलब मिरेकल का हुआ, मतलब कि ऐसा उसको ऐसा हुआ कि मैं भी इसको क्या करूं? बजाओ, अट्रैक्टेड हुआ। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the shahnai। अब क्या हुआ, थोड़े ही दिन बाद जो बिस्मिल्लाह है उन्होंने किसके साथ जाना स्टार्ट कर दिया? अपने अंकल के साथ। क्यों? क्योंकि उसको ये जो शहनाई बजाते थे अंकल, तो उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि वाओ व्हाट अ इंस्ट्रूमेंट, क्या साउंड प्रोड्यूस होती है, मुझे भी ये सीखना है। तो उनके साथ वो विष्णु टेम्पल में जाया करते थे। अब देखो ये जो उनके अंकल है अली बख्श, वो वहाँ पे एम्प्लॉय थे विष्णु टेम्पल में, और वहाँ पे वो क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। तो उनके साथ ये बच्चा जाने लगा, और वो बच्चा बड़ा होके बहुत ही बड़ा होने वाला था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर ऑन एंड। अब देखो जब भी ये वहाँ पे शहनाई बजाते थे, ये जो छोटा सा बच्चा था, ये देखो छोटे से बच्चे होते एक जगह बैठ नहीं पाते, वो कुछ ना कुछ करते रहते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। कैप्टिवेटेड, बहुत ही अट्रैक्टेड उसको चीज़ें लगती थी जब उसकी अंकल ये क्या करते थे? शहनाई बजाते, तो उसको देखने का बहुत अच्छा लगता था। जो उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती थी वो उसे बहुत पसंद आती, तो वहाँ पे ही बैठे रहता था, कुछ भी किए बिना वहीं पे बैठे रहता था। फिर फॉर इयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकम द यंग एप्रियंट्स फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब यहाँ पे देखो फिर उसके बाद काफ़ी साल बीत जाने के बाद वो बालाजी टेम्पल में जाने लगा, मंगला मैया में जाने वाला, क्या करने? शहनाई बजाने के लिए। उसके बाद जब भी वो फ्री होता था वो बैंक ऑफ गंगा किनारे जाता था, और ऐसी जगह जहाँ पे वो अपने आप को ट्रेन कर सकता था वो इस शहनाई के साथ। और ये इसका फेवरेट प्लेयर था जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकता था अकेले में। सॉलिट्यूड मतलब कि बीइंग अलोन, कोई डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं, ऐसी जगह जाके वो प्रैक्टिस करता था। और वो जगह कौन सी थी? द बैंक ऑफ गंगा नदी के किनारे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ The Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of शहनाई। अब देखो वहाँ बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रहा था जो हमारा जो बिस्मिल्लाह खान है, उन्होंने गंगा रिवर से इंस्पायर होके, जो उसके फ्लो होते हैं गंगा नदी में जो वाटर्स के फ्लो होते हैं उस पे इंस्पायर होके उन्होंने बहुत सारे रागास इन्वेंट किए।
तो ऐसे रागास इन्वेंट किए कि पहले के ज़माने में लोग ये ऐसा मानते थे कि ये शहनाई में पॉसिबल ही नहीं है ऐसे रागास प्रोड्यूस करना, बट वो प्रोड्यूस करके दिखाया बिस्मिल्लाह खान ने, इसीलिए इनको कहा जाता है द लेजेंडरी प्लेयर ऑफ शहनाई। इसीलिए तो उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में हासिल किया है जो कॉमन मैन नहीं कर सकता, वो किसने कर दिखाया, हमारे बिस्मिल्लाह खान ने। फिर देखते हैं आगे। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference at the end of his recital. अब देखो 14 साल की उम्र में जो बिस्मिल्लाह खान है वो अपने मैटरनल अंकल के साथ एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे, अपना परफॉर्मेंस देने गए। और उस जब उनका परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ, उनका जो रिसाइटल ख़त्म हुआ, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उस्ताद फैयाज खान उस वक्त के फेमस पर्सन थे, उन्होंने जो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुन के उतने इम्प्रेस हो गए कि उसके पास आए, उसकी पीठ थपथपाई और बोला कि वर्क हार्ड यू शैल मेक इट, मतलब कि और ज़्यादा वर्क हार्ड करो और तुम एक दिन अपना नाम बनाओगे। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. अब हुआ क्या, इलाहाबाद के अंदर 1938 में वहाँ पे क्या हुआ, ऑल इंडिया रेडियो वहाँ पे स्टार्ट हुआ, वहाँ पे उनका स्टूडियो, और वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान को सबसे पहला ब्रेक मिला, क्योंकि पहले के ज़माने में टीवी हुआ नहीं करती, सारे लोग क्या सुनते रहते थे, रेडियो। और वहाँ पे सबसे पहला परफॉर्मेंस हमारे बिस्मिल्लाह खान ने दिया था शहनाई बजा के, और अक्सर वहाँ पे उस वक्त शहनाई ऑल इंडिया रेडियो पे बजती रहती थी। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। मैंने जैसे बताया कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947, तो सबसे पहला इंडियन था जिन्होंने हमारे इंडिया को ग्रीट किया था, विश किया था शहनाई बजा के, और वो पर्सन था Bismillah Khan. He poured his heart out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. अब उन्होंने कब ये शहनाई बजाई थी, रेड फोर्ट जो लाल किला है हमारा, वहाँ पे विद द हार्ट उन्होंने शहनाई बजाई थी, और उन्होंने जो राग शहनाई में बजाया था वो राग का नाम है काफ़ी। और उनकी ऑडियंस में बहुत दिग्गज थे, उनमें हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उसके बाद शहनाई बिस्मिल्लाह खान ने बजा दी। उसके बाद उन्होंने स्पीच दी थी, और जो फेमस स्पीच थी उसका नाम क्या था, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू ने जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब उन्होंने स्पीच दी, वो स्पीच का नाम क्या था, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच उन्होंने दी। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and the other souvenirs. अब यहाँ पे देखो, बिस्मिल्लाह खान बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल परफॉर्मेंस उन्होंने दिए थे, इंडिया में भी दिए थे और इंडिया के बाहर भी दिए थे, एब्रॉड में दिए थे। और उनका सबसे पहला फर्स्ट एब्रॉड ट्रिप थी, वो कहाँ पे थी, अफगानिस्तान में, जहाँ पे किंग जहर शाह वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे इनका शहनाई के सुर सुन के, कि उन्होंने उनको क्या गिफ्ट किया, प्राइजलेट पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट दिए, और उसके बाद सोविनियर्स, मतलब कि थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ प्लेस, पर्सन और इवेंट। उसके बाद द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूजिक, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल दैट ही नेम अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल गूंज उठी शहनाई। ऐसा नहीं था कि सिर्फ अफगानिस्तान का जो किंग जहर शाह वो इम्प्रेस हुआ था, उसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग इसके जो टैलेंट हैं उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, और उनमें थे जिनका नाम था विजय भट्ट। वो कौन थे, फिल्म डायरेक्टर। उन्होंने फिल्म फेस्टिवल में एक बार शहनाई सुनी थी, जो कौन बजा रहा था, बिस्मिल्लाह खान, और इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अपने आने वाली जो फिल्म थी उनका नाम रख दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, और ये जो फिल्म थी बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर थी, हिट हो गई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना
है टूट गया टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और वही फिल्म में हमारे जो शहनाई किंग थे जिनका नाम था बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने गाना कंपोज किया था और वो कंपोजिशन कौन था? दिल का खिलौना है टूट गया। और ये उस वक्त का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकर सॉन्ग था। कौन से टाइम में? जब ये फिल्म बनी थी। आप नेट में सर्च कर सकते हो ये सॉन्ग के बारे में, दिल का खिलौना है टूट गया। इट इज़ कंपोज्ड बाय none other than Bismillah Khan. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan venture in film music were limited to Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadhi Apna। अब देखो सेल्यूलॉइड मतलब क्या हो गया? ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। अब देखो इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली थी उनको एक कंपोजिशन की वजह से, बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकर था, फिर भी उनको ये जो फिल्म इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। उन्होंने सिर्फ 2 कंपोजिशन किए, एक तो विजय भट्ट की फिल्म थी गूंज उठी शहनाई में, और उसके अलावा विक्रम श्रीनिवासन की कन्नड़ा वेंचर थी उनमें संदनी अपना। ये 2 चीज़ें उन्होंने कंपोज की थी। उन्होंने बोला था कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। उन्होंने बोला कि मुझे ये जो है ना फिल्म वर्ड, ये जो आर्टिफिशियल दुनिया है इसमें मेरे को रहना है नहीं, ये जो ग्लैमर वर्ड है वो अपने को पसंद है नहीं, विदाउट ट्रेस उन्होंने ऐसा बोला था। उसके बाद देखते हैं अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन कैम थिक एंड फास्ट। अवार्ड और उनको जो पहचान है वो इतनी फास्ट आई कि लोग उनको जानने लगे थे। बिस्मिल्लाह खान become the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। जो बिस्मिल्लाह खान थे वो इंडिया के फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिनको इनवाइट मिला था परफॉर्म करने का। कहाँ पे परफॉर्म करने का इनवाइट मिला था? द प्रेस्टिजियस लिंकॉन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके अलावा ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड exposition in Montreal, in the Kansas Art Festival and the Osaka Trade Fair। ऐसे बहुत सारी जगह उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया था। तो ये जगह के वहाँ पे नाम दिए गए, ओसाका ट्रेड फेयर जापान के अंदर, कैंसस में, फिर है द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, हर जगह उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम आफ्टर हिम, तेहार मौसीक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब इतने ज़्यादा इंटरनेशनली फेमस हो गए थे कि तेहरान, तो तेहरान कहाँ पे है? ईरान के अंदर। तो ईरान के अंदर एक ऑडिटोरियम है, उसका नाम उन्होंने चेंज करके क्या रख दिया था? तेहार मौसीक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सोचो कितने ज़्यादा फेमस होंगे कि ईरान के अंदर ऑडिटोरियम था, उन्होंने चेंज करके वहाँ पे क्या रख दिया गया? ऑडिटोरियम का नाम तेहार मौसीक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनका नाम उन्होंने वहाँ पे रख दिया। तो सोचो बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनली वो ज़्यादा ही फेमस थे। ऐसी जगह जहाँ पे कोई इंडियन जा नहीं सकता, वहाँ जाके उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था विद द हेल्प ऑफ शहनाई। वो शहनाई किंग थे, अ लेजेंडरी प्लेयर ऑफ शहनाई। इन 2000 national awards like the Padma Shri, Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। conferred मतलब कि given usually an award on degree। उनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे, उनमें कौन से थे? हमारे जो नेशनल अवार्ड थे, जैसे कि पद्म श्री मिला उनको, पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण भी मिला था। और फाइनली इन 2001 Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted awards resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." इन 2001 में उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है भारत रत्न दिया गया। और उस वक्त उनकी आंख में एक चमक थी और वो चमक के साथ वो रेयर हैप्पीनेस उनके चेहरे पे दिख रही थी। और उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाइए, क्योंकि ये म्यूज़िक ही हमारा इंडिया का रिचेस्ट ट्रेडिशन है। और
अब वेस्टर्न कल्चर वाले जो लोग हैं वो भी अब इंडिया में म्यूज़िक सीखने आ रहे हैं, तो हम तो इंडियन ही हैं, हमें हमारे बच्चों को म्यूज़िक सिखाना चाहिए। ये उन्होंने तब बोला था जब उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था जिसका नाम था भारत रत्न। इन स्पाइट ऑफ having traveled all over the world, Khan Sahib, as he fondly called, is extremely fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. अब यहाँ पे देखो, अब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वो घूमे हैं और उनको खान साहब से नाम से जाना जाता है, और सारे वर्ल्ड में घूमने के बाद उनको सिर्फ 2 प्लेस ही वंडरफुल लग रहे हैं, और वो 2 प्लेस कौन से थे? बनारस, जिसको जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे, और डुमराव जहाँ पे वो खेलते थे, वो उनके लिए वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड उनके लिए थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए, अभी and the student promised to recreate atmosphere of Banaras by replicating the temples there। अब यहाँ पे देखो, एक टाइम की बात है, एक स्टूडेंट था उनका, उन्होंने बोला कि सर आप हमारे हेड बन जाओ हमारी जो शहनाई स्कूल है उसके यूएसए के अंदर, और हम यहाँ पे आपके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये इंडिया नहीं है, हम यहाँ पे बनारस का जो भी है सब कुछ यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे, मतलब कि डुप्लीकेट चीज़ उसको क्रिएट करना है, ऐसा जैसे फिल्म स्टूडियो होता है ना, वैसा हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो आपको ऐसा कुछ महसूस होगा नहीं कि आप इंडिया के बाहर हो। हम टेंपल भी यहाँ बनवा देंगे, ऐसे पूरा एटमॉस्फेयर बना देंगे जैसे एटमॉस्फेयर बनारस में है। तो उस वक्त खान साहब ने बोला, उनको खान साहब से बोला जाता है इंटरनेशनली, बिस्मिल्लाह खान को, कि आस्क हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो उन्होंने बोला कि तू सब कुछ कर सकता है, बट क्या तुम जो रिवर गंगा है वो यहाँ पे बहा सकते हो? ऑब्वियसली नो, क्योंकि ये जो रिवर गंगा है उनके साथ वो बहुत अटैच्ड है, वो गंगा नदी के फ्लो की वजह से उन इंस्पायर्ड होके तो उन्होंने रागास क्रिएट किए, उनको वो फील चाहिए, वो फील वहाँ पे मिल सकती हैं नहीं। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ तब मुझे क्या होता है आप I keep yearning to see Hindustan। yearning मीन्स क्या होता है? डिजायरिंग, लॉन्गिंग, कि मुझे हिंदुस्तान वापस जाना है जल्द ही जल्द। जैसे अब घर मिस करते हो ना, वैसे वो भी हिंदुस्तान मिस करते थे बहुत ही ज़्यादा, उनको जल्द से जल्द हिंदुस्तान आना होता था। While in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique matha of Dumra। और वो बोल रहे कि जब भी मैं मुंबई होता था तब मैं सिर्फ मिस कर रहा, पूरे दिन यही सोचता रहता था बनारस, और जो होली गंगा रिवर है जहाँ बैठ के मैं प्रैक्टिस करता था वही मैं मिस करता था। और जब मैं बनारस होता था तो मैं मिस करता था यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, मतलब कि उनको जो मिला था ना रिवॉर्ड में लड्डू, वो भी वो मिस कर रहे हैं। Ustad Bismillah Khan's life is perfect example of the rich cultural heritage of India. One of that effortlessly accept that the devout Muslim like him can very naturally play the Shahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे इंडियन कल्चर का, रिच कल्चर का, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ही इज़ अ मुस्लिम, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुस्लिम थे। वो क्या? बिलीविंग स्ट्रांगली इन रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिस। जो मुस्लिम के अंदर जो भी लोग सारे लोग वो फॉलो करते थे, उसके बावजूद भी वो मॉर्निंग में जाकर शहनाई प्ले करते थे। कहाँ पे? द काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंदर वो शहनाई बजाते थे। मतलब कि उनके दिमाग में ऐसे बैरियर नहीं थे, हिंदू मुस्लिम के कोई भी बैरियर नहीं थे। वो क्या थे? अ ट्रू इंडियन, अ लीजेंड इंडियन थे वो। तो जो इंडियन होते हैं वो ऐसे भेदभाव करते हैं नहीं, और उन्हीं में से हमारे इंडियन थे जिसका नाम है द बिस्मिल्लाह खान। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 19 after the prolonged illness। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फाइनली उनकी डेथ हुई 21 अगस्त 2006 को 90 ईयर्स की एज पे, और प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत सालों से वो बीमार थे। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे नेशनल मॉर्निंग। उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया सलामी के साथ, और उसके बाद हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने उस दिन
क्या किया, नेशनल माउंटिंग डे रखा, उस दिन नेशनल हॉलीडे उन्होंने रखा था। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। बहुत लंबा चैप्टर है, आई नो कि एक साथ मैंने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया, बट आई होप कि आप पूरा चैप्टर देखोगे, समझोगे। अगर इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो या फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं